Hello everyone. This is the new topic. Today we are starting, that is non-aqueous titration. So non-aqueous titration is that type of titration in which water is not used as solvent. तो ये एक ऐसा titration है जिसमें वाटर बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता है टाइट्रेशन पूरे टाइट्रेशन प्रोसेस में। तो आज नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जैसे कि बताया कि ये जो टाइट्रेशन है इसमें वाटर यूज़ नहीं होता है, तो वाटर एज सॉल्वेंट यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या यूज़ होगा? तो यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ ये पूरा का पूरा टाइट्रेशन जो है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करके ही किया जाता है। अब ये जो टाइट्रेशन है ये it is a method of choice when reactants or products are insoluble in water। मतलब कि ये मेथड जो है वो वहाँ पे तो बिल्कुल ही यूज़ होता है जहाँ पे जो अगर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, मतलब जिससे हम टाइट्रेशन कर रहे हैं या फिर टाइट्रेशन होने के बाद जो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये दोनों में से कोई भी वाटर में इनसॉल्युबल है तो उस केस में ये टाइट्रेशन होता है, मतलब ये टाइट्रेशन यूज़ किया जाता है वैसे मेथड के लिए, वैसे केमिकल के लिए। और ये जो टाइट्रेशन है उसमें वो और भी जगह पे किया जाता है जहाँ पे जो भी जिसका भी टाइट्रेशन होना है, जिस केमिकल का भी टाइट्रेशन होना है, अगर वो वाटर से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, तो अगर वो वाटर से रिएक्ट कर लेता है तो वैसे केमिकल का भी टाइट्रेशन आप एक्वस मेथड से नहीं कर सकते। तो वैसे केमिकल का टाइट्रेशन किससे किया जाएगा? नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड से किया जाता है। और कहाँ पे होगा ये? जैसे कुछ एसिड्स और बेस जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। अब वीक होंगे तो अगर एक्वस टाइट्रेशन किया जाएगा तो एक्वस टाइट्रेशन किया जाएगा तो एक्वस मीडियम में ये जो एसिड या बेस जो है उनका डिसोसिएशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब डिसोसिएशन अच्छे से नहीं होगा तो H+ आयन या OH- आयन रिलीज़ नहीं होगा। अब ये H+ आयन अगर रिलीज़ नहीं होगा, OH- अगर रिलीज़ नहीं होगा तो pH चेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अगर pH चेंज अच्छे से नहीं हो पाता है तो वहाँ पे एक्वस टाइट्रेशन में आपको एंड पॉइंट उतने अच्छे से शार्प एंड पॉइंट नहीं मिल पाएगा, तो एंड पॉइंट डिटेक्शन में बहुत प्रॉब्लम जाएगा। तो इसलिए वैसे टाइट्रेशन, वैसे केमिकल जो कि वीक एसिड हैं या फिर वीक बेस हैं, वैसे केमिकल का टाइट्रेशन इस नॉन एक्वस टाइट्रेशन से किया जाता है। अब इसमें जो कॉमन सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं वो कॉमन सॉल्वेंट्स हैं, एसीटोन हो गया, जैसे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, इथिलीन डायमीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो ये सारे कॉमन नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए सॉल्वेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि ये जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है इसमें सॉल्वेंट वाटर यूज़ नहीं होता है, वाटर यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा क्या है? वाटर यूज़ नहीं होगा तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। और वैसे रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होती है, तो वैसे केस में आपको नॉन एक्वस टाइट्रेशन ही यूज़ करना है। उसके बाद अगर जो जिसका टाइट्रेशन आप कर रहे हो अगर वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है, कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना लेता है, या फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर से रिएक्ट कर ले रहा है, तो वैसे केस में भी आप वाटर यूज़ वहाँ पर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन को ही यूज़ करना होगा। उसके बाद वीक एसिड या फिर वीक बेस जो होते हैं वो आपको वाटर में उतने अच्छा डिसोसिएशन नहीं होता। अब डिसोसिएशन अच्छे से नहीं होगा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन चेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा, और H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर अच्छे से चेंज नहीं होगा तो pH चेंज अच्छे से नहीं होगा, और pH चेंज जो है अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक्वस टाइट्रेशन में ये प्रॉब्लम जाता है इन केस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो वैसे केस में नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज़ किया जाता है।
उसके बाद कॉमन केमिकल्स जो सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, वो बताया कि जैसे कि एसीटोन हो गया, ग्लिसरॉलिक एसिड हो गया, इथिलीन डाइमीन हो गया, फॉर्मिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, ये सारे यूज़ होते हैं। तो ये सब कुछ है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, मतलब ये इस केस में ये यूज़ होता है। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें कुछ थ्योरीज एसिड और बेस के बारे में पढ़े थे। तो उसमें एक थ्योरी पढ़ा था हम लोगों ने, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी जो ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो भी इस ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी पे ही बेस्ड है। अब ये जो थ्योरी है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो एसिड्स होते हैं वो एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। एसिड प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यही ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी कहता है। तो यही प्रिंसिपल को लेके नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है। एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, लेकिन वो एसिड प्रोटॉन को डोनेट तभी करेगा जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कोई बेस प्रेजेंट वहाँ पे होगा। तो ऐसा नहीं है कि एसिड ऐसे ही डोनेट कर देगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एक्वस मीडियम में करेगा, बट जनरली एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई बेस अगर रहता है तो जो एसिड है वो बहुत ईजिली प्रोटॉन को डोनेट करता है। जस्ट उसका उल्टा भी, बेस तभी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा जब कोई एसिड वहाँ पर प्रोटॉन डोनेट करने के लिए हो गया, तभी तो बेस एक्सेप्ट करेगा ना प्रोटॉन ऐसे तो आएगा नहीं। तो एसिड कोई रहेगा जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा तभी बेस उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन है, सपोज ये Hb एक एसिड है। अब ये एसिड जो है वो प्रोटॉन को यहाँ देखिए रिलीज कर रहा है। तो प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद जो ये B- बना, ये B- हम कॉन्जुगेट बेस इसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉन्जुगेट बेस फॉर विच एसिड, फॉर दिस एसिड। ये Hb जो एसिड है इसके लिए ये कॉन्जुगेट बेस होगा। तो ये एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, एसिड से अगर प्रोटॉन आप हटा दो, एसिड से प्रोटॉन अगर हटा दिया तो जो बच गया वो कॉन्जुगेट बेस हो जाता है उस ओरिजिनल एसिड के लिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये बेस है। अब ये एसिड था वो तो प्रोटॉन डोनेट किया, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अब सपोज ये B जो है ये एक बेस है। अब ये जो बेस है इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। अब जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड किस बेस के लिए कब होगा, जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट विल बी कॉन्जुगेट एसिड फॉर ओरिजिनल बेस। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के अंदर भी हमने देखा था, और यही कॉन्सेप्ट जो है वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में होता है। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो होता है उसमें क्या है कि एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा और बेस जो होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तभी कोई बेस अगर प्रेजेंट है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और बेस तभी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा जब प्रोटॉन डोनेट करने के लिए कोई एसिड वहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एडवांटेज क्या है, तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन का एक एडवांटेज ये है कि वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन हम इस नॉन एक्वस टाइट्रेशन से कर सकते हैं। अब एक्वस टाइट्रेशन जो होता है, एक्वस टाइट्रेशन में आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो बहुत अच्छे से एंड पॉइंट डिटेक्ट होता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। बट वीक एसिड और वीक बेस के केस में वही होता है, शार्प पीएच चेंज नहीं हो पाता। तो वहाँ पे पीएच चेंज न होने की वजह से एंड पॉइंट डिटेक्शन में बहुत प्रॉब्लम जाता है, तो उसलिए रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं आ पाता है। तो उस केस में वीक एसिड और वीक बेस के केस में
हम ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। और नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज़ करेंगे तो गुड एंड पॉइंट आता है फॉर वीक एसिड और वीक बेस। तो ये एक एडवांटेज हो गया नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। नेक्स्ट और क्या है, जैसे कि कोई सब्सटेंस है या कोई केमिकल है जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में उतनी अच्छी नहीं है। अब वाटर में उतनी अच्छी नहीं है और आप एक्वस टाइट्रेशन कर रहे हो तो वहाँ पे तो रिज़ल्ट उतना एक्यूरेट आएगा ही नहीं। सपोज़ आपने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया लेकिन सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, आप फिल्टर करोगे उसके बाद वो 1 मोलर नहीं रहेगा क्योंकि उतना ड्रग तो गया ही नहीं सॉल्यूशन में, उस सॉल्वेंट में गया ही नहीं, तो रिज़ल्ट गलत आना ही है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में उतनी अच्छी नहीं है, वैसे सब्सटेंस का और वैसे सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी नॉन एक्वस सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी अच्छी है, तो वैसे सब्सटेंस का टाइट्रेशन हम इस नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड से कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया कि ऐसे सब्सटेंस जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छी नहीं है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छी है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अच्छी है, तो वैसे सब्सटेंस का टाइट्रेशन हम इस नॉन एक्वस टाइट्रेशन से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, उसमें और भी ये देखा था कि मिक्सचर्स ऑफ एसिड्स का टाइट्रेशन एक साथ हम नहीं कर सकते, एक बार में एक ही एसिड का टाइट्रेशन हो पाएगा। लेकिन अगर आपने एक मिक्सचर लिया जिसमें एक से ज़्यादा एसिड्स प्रेजेंट है और दोनों का आपको एनालिसिस करना है, तो वैसे केस में हम ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, 2 सॉल्वेंट यूज़ किया जाएगा, एक सॉल्वेंट एक एसिड के लिए, दूसरा सॉल्वेंट दूसरे एसिड के लिए, और 2 एंड पॉइंट उसमें आते हैं। तो इस तरीके से नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो है वो मिक्सचर ऑफ एसिड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि वीक एसिड या वीक बेस का टाइट्रेशन हम कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में उतनी अच्छी नहीं है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं उसमें सॉल्युबिलिटी अच्छी है, तो वैसे सब्सटेंस का आप टाइट्रेशन नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड से कर सकते हो। और थर्ड एडवांटेज क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, थर्ड एडवांटेज ये है कि मिक्सचर ऑफ एसिड्स का भी एनालिसिस एक साथ किया जा सकता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड से। अब डिसएडवांटेज भी कुछ हैं इसके, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, इस नॉन एक्वस टाइट्रेशन को जब परफॉर्म किया जाता है तो टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चर कंटेंट इन्वायरमेंट जो भी लेबोरेटरी कंडीशन है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कांस्टेंट रहना चाहिए, मॉइस्चर ना के बराबर रहना चाहिए, क्योंकि ये तो नॉन एक्वस है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो वाटर आपके उस केमिकल जो सॉल्यूशन है उसमें आ सकता है, तो वो इंटरफेयर करेगा ही रिजल्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारा कुछ जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर या टेम्परेचर, इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता है जिस एनवायरनमेंट में ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन होगा, परफॉर्म किया जाता है। ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस है और ये एक प्रॉब्लम आता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। और क्या है कि जो सॉल्वेंट्स हैं, अब ये एक्वस सॉल्वेंट्स तो इसमें यूज़ नहीं होते हैं, इसमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं। तो जो नॉन एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो वाटर के कंपैरिजन में कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये जो कॉस्ट है इस मेथड का वो बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्वस टाइट्रेशन मेथड। उसके बाद कुछ सॉल्वेंट्स है जैसे कि कुछ वोलेटाइल सॉल्वेंट्स है, अमोनिया। अब ये अमोनिया क्या करता है, वो जब उसको यूज़ करोगे तो वो पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकता है, ये एक प्रॉब्लम जाता है। अब इसमें और क्या है कि जो इंडिकेटर यूज़ होंगे, अब टाइट्रेशन है जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, तो उसमें भी बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ होते थे। इंडिकेटर्स का काम क्या है, एंड पॉइंट को कलर चेंज करके डिटेक्ट करने में वो यूज़फुल होता है, तो यहाँ पे भी इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं, तो वो उनको सॉल्यूशन फॉर्म में करने के लिए आपको
सॉल्वेंट यूज़ करना होगा, तो यहाँ सॉल्वेंट भी आपको नॉन एक्वस ही यूज़ करना होगा। तो जो इंडिकेटर है उसको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन आपको नॉन एक्वस मीडियम में, ये एक प्रॉब्लम आता है। उसके बाद कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत हार्मफुल है, और उसको अगर अच्छे से हैंडल नहीं किया जाए तो वो जो भी एनालिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसको बहुत हार्मफुल हो सकता है उसके हेल्थ के लिए। जैसे कि अमोनिया हो गया, तो अमोनिया को बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो अगर उसको इनहेल कर लोगे तो बहुत प्रॉब्लम जाता है। उसके बाद अब ये सारे डिसएडवांटेजेस को देख के यही बोल सकते हैं हम कि ये जो मेथड है वो उतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड नहीं है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसके मतलब एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मेन डिसएडवांटेज वही है कि सॉल्वेंट जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जो हजार्डस हैं, तो उसको हैंडल बहुत अच्छे से करना होता है। जिस कंडीशन में हम इस टाइट्रेशन को करेंगे उस कंडीशन में टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड नहीं है ये हम बोल सकते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन के। तो आज के लिए फिर इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉन एक्वस टाइट्रेशन के और आगे के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।